गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है भेषज कल्पना का 7वां अध्याय, जो कि हमारा संधान कल्पना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जैसा कि हमने स्नेह कल्पना कंप्लीट कर लिया और उसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके स्नेह कल्पना की वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संधान कल्पना के बारे में। संधान कल्पना, तो बेसिकली संधान से हमें ये समझना चाहिए कि फर्मेंटेशन। ठीक, तो संधान क्या है? फर्मेंटेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इतिहास। तो वैदिक काल में हमको सुरा, मद, आसव आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में देवता इन कल्पनाओं का प्रयोग मात्र आमोद और प्रमोद के लिए करते थे। चिकित्सा की दृष्टि से सर्वप्रथम चरक संहिता में संधान कल्पनाओं का विशेष वर्णन पाया जाता है। इसके पश्चात सुश्रुत संहिता एवं अन्य संहिता ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो बेसिकली ये है कि प्राचीन या वैदिक काल में हमें सुरा, मद, आसव आदि का उल्लेख मिला है, और इस काल में मतलब वैदिक काल में देवता लोग जो थे वो इसका जो प्रयोग है वो चिकित्सा की दृष्टि से नहीं करते थे, बस इसको आमोद प्रमोद के लिए किया जाता था। जबकि चरक संहिता में सबसे पहले चिकित्सा की दृष्टि से संधान कल्पनाओं का विशेष वर्णन पाया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको लिखना है एग्जाम में पॉइंट, ये तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि चिकित्सा की दृष्टि से सर्वप्रथम चरक संहिता में संधान कल्पनाओं का विशेष वर्णन पाया जाता है। इसके पश्चात सुश्रुत संहिता एवं अन्य संहिता ग्रंथों में वर्णन मिलता है, संधान कल्पना का वर्णन आया है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट यहाँ से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आप संधान समझेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो उसके बाद आप डाल सकते हैं कि वैदिक काल में मद, सुरा, आसव आदि का उल्लेख मिलता है, और इस काल में जो मतलब वैदिक काल में देवता लोग जो थे वो इसका प्रयोग मात्र आमोद और प्रमोद के लिए किया करते थे। और सर्वप्रथम चिकित्सा की दृष्टि से चरक संहिता में संधान कल्पनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सुश्रुत संहिता और अन्य ग्रंथों में संधान कल्पना का वर्णन आया है। आचार्य सारंगधर ने संधान कल्पनाओं के विषय में निम्न उल्लेख किया है। जैसे द्रव्येषु, मतलब ये परिभाषा है, आचार्य सारंगधर ने परिभाषा दी है, तो वो है कि द्रव्येषु चिरकालस्थम द्रव्यम यत् संधितम भवेत् आसव अरिष्ट भेदैस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम। इसका जो अर्थ है वो है कि किसी भी द्रव्य मतलब लिक्विड में हम कोई भी द्रव्य डाल के उसको चिरकाल स्तंभ मतलब बहुत लंबे समय तक उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देते हैं, स्थित रख देते हैं, और फिर जो प्रक्रिया होती है उसमें उस टाइम के बाद उसे हम संधान कल्पना कहते हैं। तो इसका देख लेते हैं अब एग्जैक्ट मीनिंग, अर्थ क्या है कि अर्थात जल, क्वाथ आदि द्रव्य पदार्थों में गुड़, धातु, पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रखा रहने पर संधान होकर जो द्रव तैयार होता है उसे हम संधान कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो जल, क्वाथ, किसी भी द्रव पदार्थ में जब हम गुड़, धातु, पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रख देते हैं और फिर संधान होकर जो द्रव तैयार होता है उसे हम उस प्रोसेस को हम संधान कल्पना कहते हैं, और जो बनता है उसे अरिष्ट, आसव अरिष्ट या मद या सुक्त या सुरा, कुछ भी जो बनता है उसके अनुसार हम कहेंगे। ये कल्पनाएं शीघ्र, प्रभावकारी एवं लंबे समय तक प्रयोग में ली जा सकती हैं। तो ये जो आसव अरिष्ट हैं, सुरा है, मद है, ये सब बहुत ही शीघ्र प्रभावकारी होती हैं। चिकित्सा की दृष्टि से बताया गया है कि ये कल्पनाएं शीघ्र प्रभावकारी होती हैं और हम इसे बहुत लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफिनीशन हो गया। अगर आपको लिखना है तो ये लिखिए कि जल, क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में गुड़, धातु, पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रखे रहने पर संधान होकर जो द्रव्य तैयार होता है उसे आसव अरिष्ट आदि कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हम संधान कल्पना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख दीजिए, ये कल्पना शीघ्र, प्रभावकारी और लंबे समय तक प्रयोग में ली जा सकती है। अब आते हैं हम घटक, मतलब संधान प्रक्रिया को गुणयुक्त बनाने के लिए निम्नांकित घटकों का
ज्ञान रखना आवश्यक होता है। तो हमें संधान प्रक्रिया कैसे करनी है और उसे कैसे गुणयुक्त बनाना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो पहला है हमारा वानस्पतिक द्रव्य। तो वानस्पतिक द्रव्य में क्या है कि वानस्पतिक औषधियाँ नवीन एवं रस गुण वीर विपाक आदि से परिपूर्ण लेनी चाहिए। जो हमारी वानस्पतिक औषधियाँ हैं जिसको हमको उसमें डालना है, द्रव्य जो डालना है वो नवीन होनी चाहिए और रस गुण वीर एवं विपाक से परिपूर्ण हो, मतलब उसमें कोई भी एक चीज़ कम ना हो, जैसे रस ना हो या गुण वीर ये सब विकृत ना हो। पुरातनतम घुन युक्त या अन्य विकार से ग्रसित द्रव्यों को संधान कार्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो पुरानी है, घुन युक्त हो, जैसे कीड़े मकोड़े खा डालते हैं गेहूँ वगैरह जो घुन युक्त हो जाते हैं, और अन्य विकार से ग्रसित द्रव्यों का संधान कार्य में हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। वानस्पतिक द्रव्यों को यकृत चूर्ण या चूर्ण बनाकर प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी हमारा वानस्पतिक द्रव्य है उसको हमको यकृत चूर्ण कर लेना है और उसी अवस्था में हमको प्रयोग करना है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, तालिस पत्र, तेज पत्र, धातकीय पुष्प आदि मृद्यु द्रव्यों को बिना चूर्ण किए हुए डालने पर भी संधान कल्पना में सार भाग आ जाता है। इन द्रव्यों को धूप में सुखाकर संधान पात्र में डाला जा सकता है। तो जो हमारा है, जैसे ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, मंडूकपर्णी, तालिस पत्र, तेज पत्र, धात की पस, मतलब जितने भी मृदु द्रव्य आते हैं हमें उनको हमको चूर्ण नहीं करना है। इनको ऐसे ही हम संधान पात्र में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इनका सार भाग संधान कल्पना में आ जाता है या पात्र में आ जाता है। या अगर हम ऐसे ही नहीं डालना चाहते तो इनको बस धूप में सुखा सकते हैं और संधान पात्र में डाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमको ध्यान में रखना है वनस्पतिक द्रव्य में क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। तो पहला कि हमको हमेशा वनस्पतिक द्रव्य लेना है, उसको नवीन लेना है, मतलब नया लेना है, ताज़ा लेना है, फ्रेश लेना है। और जो भी औसत द्रव्य लेना है वैसे हमको वो सारे रस गुण वीर विपाक से परिपूर्ण हो, पुराना घुन युक्त और अन्य विकार से ग्रसित द्रव्यों को संधान कार्य में प्रयोग नहीं करना। 2 पॉइंट हो गया। और जो भी प्रयोग करना है वनस्पतिक द्रव्य उसको यकृत चूर्ण करके प्रयोग करना है। और अगर हम मृदु द्रव्य ले रहे हैं तो उनको बिना यकृत चूर्ण करके हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर यकृत चूर्ण अगर हमको वो मतलब मृदु द्रव्यों को यकृत चूर्ण करके प्रयोग तो कर सकते हैं हम। अगर हमको करना ही है तो हम धूप में भी सुखा सकते हैं, तब प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया वनस्पतिक द्रव्य। नेक्स्ट है हमारा क्वाथ निर्माण। तो क्वाथ निर्माण जो यूज़ करते हैं वो आरिष्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आंसू में क्वाथ का कोई रोल नहीं आता। ठीक है, तो क्वाथ निर्माण, क्वाथ द्रव्यों को यकृत चूर्ण या वाकुट करके चतुर्गुण या समान नियम अनुसार जल डालकर चतुर्थांश अवशेष रखा जाता है। क्वाथ निर्माण में श्रेष्ठ घटकों का उपयोग करने पर ही संधान कल्पनाएं श्रेष्ठ बनती हैं। क्वाथ निर्माण के लिए विशेष रूप से मध्यम अग्नि का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वाथ निर्माण का प्रयोजन औषधि द्रव्यों का सार भाग प्राप्त करना होता है, अतः इस सार भाग को प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही निर्माण किया जाना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या इसमें क्या बताया गया है कि हमको क्वाथ निर्माण करना है और इसमें हम मध्यम अग्नि पे क्वाथ निर्माण करना है। और ये क्वाथ निर्माण का प्रयोजन क्या है कि इसमें हम औषधि द्रव्यों का सार भाग प्राप्त करना है, और सार भाग प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही निर्माण करना है। सेकेंड है हमारा क्वाथार जल। तो क्वाथ में प्रयोग होने वाला जल कैसा होना चाहिए। तो संधान कल्पनाओं मतलब आसव अरिष्ट के निर्माण के लिए स्वच्छ पीने योग्य जल का निश्चित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। अशुद्ध एवं अनिश्चित मात्रा में जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यही है कि हमको स्वच्छ पीने योग्य जल लेना है और एक निश्चित अमाउंट में उसका प्रयोग करना है। अशुद्ध जल नहीं लेना है और अनइक्वल अमाउंट में उसका प्रयोग या यूज़ नहीं करना। संधान पात्र। प्राचीन काल में संधान कल्पना निर्माण के लिए मिट्टी के पात्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त सागवान काष्ठ पात्र, स्टेनलेस स्टील पात्र, अच्छे प्लास्टिक पात्र, सीमेंट टैंक, चीनी मिट्टी के बड़े पात्र आदि का आवश्यकता अनुसार औषध निर्माता कंपनियां
प्रयोग में लेते हैं। तो पहले क्या होता, प्राचीन काल में संधान कल्पना निर्माण के लिए मिट्टी का पात्र यूज होता था। इसके अलावा जो औषध निर्माता कंपनियां हैं, मतलब जो औषधि निर्माण करती हैं वो कंपनियां, वो सागवान काष्ठ पात्र, स्टेनलेस स्टील पात्र, अच्छे प्लास्टिक पात्र, सीमेंट टैंक, चीनी मिट्टी के बड़े पात्र आदि आवश्यकता अनुसार, मतलब जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से ये इन बताए गए ये जो पात्र हैं उनमें से कोई भी पात्र यूज करती हैं। आसव अरिष्ट का निर्माण अल्प मात्रा में होना एवं पात्रों के टूटने की संभावना के कारण मिट्टी के पात्रों का उपयोग ठीक नहीं रहता है। तो क्या है कि जो मिट्टी का पात्र है उसमें क्या होता है कि आसव अरिष्ट का निर्माण अल्प पात्रों में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हम मिट्टी के पात्र नहीं बना सकते। और उसके अलावा मिट्टी के पात्रों में जो टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसकी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए मिट्टी के पात्रों का उपयोग करना ठीक नहीं रहता है। प्लास्टिक अच्छा नहीं होने पर द्रव में घुलने के कारण संधान क्रिया गुणवत्ता नहीं होती है। तो जो प्लास्टिक पात्र जो अगर हम यूज़ करते हैं, तो अगर प्लास्टिक अच्छा नहीं है तो वो द्रव में घुल जाता है और घुलने के कारण संधान क्रिया गुणवत्ता नहीं होती। चीनी मिट्टी के पात्रों में अल्प मात्रा में ही संधान क्रिया हो पाती है। अगर हम चीनी मिट्टी के पात्र यूज़ करें तो उसमें भी मिट्टी पात्र के समान ही अल्प मात्रा में हम संधान क्रिया कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट हो गया हमारा कि पात्र के अनुसार। तो आप लिख देंगे प्राचीन काल में मिट्टी के पात्र यूज होते थे। उसके बाद आवश्यकता अनुसार औषध निर्माता कंपनियां सागवान काष्ठ पात्र, स्टेनलेस स्टील पात्र, प्लास्टिक पात्र, सीमेंट टैंक, चीनी मिट्टी के बड़े पात्र का प्रयोग करती हैं। और उसके बाद ये इसका वो लिख देंगे कि मिट्टी का पात्र क्यों नहीं यूज़ करना है। तो मिट्टी का पात्र इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें हम आसव अरिष्ट का निर्माण अल्प मात्रा में करते हैं और उसमें मिट्टी के पात्र में टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेकंड लिख देंगे प्लास्टिक के पात्र में क्या होता है कि अगर प्लास्टिक अच्छा नहीं है तो वो द्रव में घुलने के कारण संधान क्रिया गुणवत्ता नहीं होती है। चीनी मिट्टी में क्या होता है कि चीनी मिट्टी में भी हम अल्प मात्रा में ही संधान क्रिया कर पाते हैं। इसलिए हमें ना मिट्टी के पात्र, ना प्लास्टिक के पात्र, ना चीनी मिट्टी का पात्र यूज़ करना है और ना उपयोग करना है। अतः संधान कल्पना के लिए सबसे उपयुक्त पात्र स्टेनलेस स्टील के ही माने जाते हैं। इसके अभाव में सागवान काष्ठ पात्र या सीमेंट टैंक भी काम में लिया जा सकता है। काष्ठ के पात्रों में एक ही आसव अरिष्ट का निर्माण किया जाना उपयुक्त होता है। बदल बदल कर बनाने पर आसव अरिष्ट खराब हो जाते हैं। तो एक यहाँ ड्रॉबैक आ गया काष्ठ के पात्र में। तो काष्ठ के पात्र क्या होते हैं कि उसमें हम सिर्फ एक ही आसव अरिष्ट का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम उसमें बदल बदल के अनेक प्रकार के आसव अरिष्ट का निर्माण करते हैं तो वो आसव अरिष्ट खराब होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए संधान कल्पना के लिए सबसे उपयुक्त स्टेनलेस स्टील का पात्र माना जाता है या उत्तम माना जाता है। आसव अरिष्ट बनाने के पश्चात पात्रों की सफाई अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार स्टील के पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों में विविध प्रकार की कठिनाइयां होने के कारण संधान कल्पना के लिए उत्तम स्टील के पात्र ही निरापद होते हैं।